बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे गैसियस फेज के अंदर। उसमें हमने कहा था दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते, वो हमने स्टडी कर लिए थे। फिर हमने दूसरा केस स्टडी कर रहे थे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्शन के अंदर चेंज होते हैं। उसमें भी हमने एक पहली एग्जांपल ली थी PCl5 की डिसोसिएशन। अब हम दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कि यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ मोल रिएक्शन के अंदर चेंज हो रहे हैं और हम यहाँ पे सेकंड केस की सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, द डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कि 1 मोल है हमारे पास नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का, ये कन्वर्ट होता है तो ये 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, 1 मोल है, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, 2 मोल आ गए, यानी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। 1 mole of nitrogen tetraoxide dissociate into 2 mole of nitrogen dioxide। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी हमने कहा था ऊपर कि जब भी हमारे पास रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, चाहे रिएक्टेंट के चाहे प्रोडक्ट के, तो वहाँ पे वॉल्यूम का इफेक्ट भी आएगा, वहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट भी आएगा। Let 1 mole of nitrogen tetroxide is taken in a vessel of volume V dm cube if हमारे पास क्या है, अल्फा मोल ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिसोसिएट इक्विलिब्रियम। या आप सिंपली इसको कह दें कि हमारे पास 1 मोल है स्टार्ट पे, तो अगर अल्फा बन जाता है यानी प्रोडक्ट बन जाती है तो वो अल्फा है, तो यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास कितने रह जाएंगे, 1 माइनस अल्फा रह जाएंगे। आप नीचे वाली इक्वेशन से भी देख सकते हैं। The concentration of nitrogen dioxide will be 2 अल्फा, कि ये 2 मोल है तो एक अगर अल्फा एक प्रोडक्ट के लिए है 1 मोल के लिए, तो 2 के लिए जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा। The equilibrium constant can be calculated as follow, कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 1 मोल है और प्रोडक्ट की 0 मोल है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 माइनस अल्फा, और प्रोडक्ट कितनी बन रही है, 2 अल्फा बन रही है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बन रही है, मतलब कि ये 2 मोल्स हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम अगर लेना है तो हम वॉल्यूम का फैक्टर भी इन्वॉल्व करेंगे। ये बन जाएगी हमारे पास 1 माइनस अल्फा ओवर वी और ये 2 अल्फा ओवर वी। हम के सी की वैल्यू लेते हैं। आपको पता है के सी क्या होती है, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका स्केयर आएगा, क्योंकि इसके 2 है रिएक्शन के अंदर 2 मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये हमारे पास जो डिवाइड करेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे हम इक्विलिब्रियम के ऊपर, इसकी वैल्यू क्या है, 2 अल्फा ओवर वी है, तो इसका स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फा ओवर वी आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 अल्फा स्केयर डिवाइडेड बाय वी स्केयर, और यहाँ पे क्या 1 माइनस अल्फा ओवर वी। एक ये जो v है ये डिनोमिनेटर में v है, ऊपर जो अल्फा v स्केयर आएगा उसके एक v के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये v एक्चुअल में डिनोमिनेटर में है तो ये एक v डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी वैल्यू, 4 अल्फा स्केयर ओवर ए 1 माइनस अल्फा इंटू वी बन जाएगा। अब ये देखिए v वॉल्यूम का और के सी का आपको पता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही होगी। Kp कैलकुलेट करने के लिए पहले हम डेल्टा एन की वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमने पीछे 2 लेक्चर्स पहले हमने Kp, Kc, Kx और Kn की वैल्यूज निकाली थी, इनका रिलेशनशिप निकाला था। वहां पे हमने इक्वेशन देख ली थी कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। ठीक है, हम पहले डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हमें Kp की वैल्यू भी मिल जाएगी। हम क्या करें, डेल्टा एन देखते हैं। रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, 1 मोल, और इक्विलिब्रियम बेस के कितने मोल हैं, ये 2 मोल है। ठीक है, प्रोडक्ट तो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स करेंगे तो 2 माइनस 1 आंसर क्या आएगा, +1। जिसका मतलब है आर टी की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। तो दूसरी बात क्या है, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी आ गया, तो के सी की वैल्यू हमने निकाल ली है ऊपर। के सी इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा
वी अल्फा कह लें इसको, ए स्केयर की बजाय अल्फा स्केयर, ठीक है। तो ये के सी मल्टीप्लाई बाय आर टी आ जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट एक्विलिब्रियम, जो हमने ये निकालना है नंबर ऑफ मोल्स एक्विलिब्रियम में टोटल करना है, तो इसका मतलब है इसको और इसको प्लस कर देंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हम उनको प्लस कर देते हैं। ये एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जहाँ लिखी हुई है कितने मोल है, 1 माइनस अल्फा मोल, और ये क्या है 2 अल्फा मोल्स हैं। तो हम यही कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट एक्विलिब्रियम निकालने के लिए दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल्स को प्लस कर देंगे। तो क्या है ए 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है। 2 अल्फा में से एक अल्फा माइनस करेंगे तो 1 अल्फा रह गया, ठीक है। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस अल्फा रह जाएगा। अब अगर हम देखें हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, आइडियल इक्वेशन जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब एन की वैल्यू हमें मिल गई है, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं यहाँ पे 1 प्लस अल्फा है। यहाँ इसे हम निकाल सकते हैं आर टी इज इक्वल टू पी वी ओवर 1 प्लस अल्फा। तो हम क्या कर सकते हैं, आर टी की वैल्यू जो इक्वेशन 22 में है वहां पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर टी इंटू इक्वेशन 22। तो क्या बन जाएगा, के पी इज इक्वल टू 4 अल्फा स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बी मल्टीप्लाई बाय ये जो आर टी की वैल्यू है हमारे पास क्या है वैल्यू, पी वी ओवर 1 प्लस अल्फा। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे कैंसल आउट हो गए तो हमारे पास क्या आ गया कि ये क्या बन गया 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, और ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ये दोनों हमारे पास ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बन जाएगा इनटू पी। के पी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ, एक मिनट मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ आप लोगों के लिए। के पी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। कि ये हमारे पास के पी की वैल्यू आ गई थी, हम इसको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से भी निकाल सकते हैं। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इज पी देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट एक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या है, हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं कि इस गैस का प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है। कि पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन हमने देखी थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ओवर ए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर जो पी था, ठीक है। हम भी यहाँ पे यही कर रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो इसके मोल नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके, अगर आप ऊपर देख लें ये 1 माइनस अल्फा है, तो और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 प्लस अल्फा। तो हमने यही किया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय पी। इसी तरह हमने क्या निकाला, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये 2 अल्फा इसके नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 1 प्लस अल्फा, और मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर पी। अब अगर हम क्या करें, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास सेक्शन, तो क्या होता है कि प्रोडक्ट को हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और जो रिएक्टेंट होते हैं उसको हम नीचे लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, के पी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ यानी प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसका स्केयर, क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो ये इसकी वैल्यू क्या थी 2 अल्फा पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा और होल का स्केयर आ गया, और दूसरी साइड पर डिवाइड कर रहे हैं हम 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय पी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू बन जाएगी 4 अल्फा स्केयर पी, और यहाँ से ये वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस अल्फा स्केयर। अब अगर आप इसको देख लें कि 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, और अल्फा का स्केयर क्या आ गया और पी आ गया, ये पी और ये एक पी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और न्यूमरेटर में एक पी रह जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये 2 दफ़ा है, एक दफ़ा ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, एक दफ़ा इस अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास डिनोमिनेटर में रह गया 1 प्लस अल्फा और ये वाला 1 माइनस अल्फा। तो आपको पता है जब इन दोनों का हम स्केयर लेंगे
तो ये इस स्केयर के इक्वल है, ठीक है, यानी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 माइनस अल्फा स्केयर आ जाएगा। यानी हम इसको ओपन करें तो एक दफ़ा ये 1 माइनस अल्फा होगा और दूसरी दफ़ा ये 1 प्लस अल्फा होगा। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी के पी इज इक्वल टू 4 अल्फा स्केयर पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्केयर। अब आपको इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि ये जो है के पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, के प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो के पी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड एक्शन जाना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन 24 shows that increase in pressure will suppress the dissociation of नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ऐसा ही है जो मैंने अभी ये कहा था कि प्रेशर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है केपी इंक्रीज हो गया। केपी इंक्रीज का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हमें और प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बनी हुई है वो भी क्या होगी, इसको बैलेंस करने के लिए वापस केपी पे लेके आने के लिए ये क्या होगी, प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट बैक होना शुरू हो जाएगी इसके अंदर, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के अंदर, और इसीलिए उसकी डिसोसिएशन कम हो रही है। यानी कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बन रहा बल्कि प्रोडक्ट से हमारे पास जो है ये ज़्यादा इसकी अमाउंट जो है वो बन रही है, ठीक है। This equation shows that the increase in pressure will suppress the dissociation of nitrogen tetroxide, while decrease in pressure would favor the formation of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कि प्रेशर को अगर हम डिक्रीज कर देंगे, केपी डिक्रीज होगा, मतलब कि प्रोडक्ट हमारे पास कम है, तो प्रोडक्ट कम है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने के लिए हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो इसीलिए हमारे पास रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगा कि ताकि हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकें। द वेरिएशन ऑफ अल्फा with pressure may be derived by solving the equation। ये जो 24 इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले वाले रिएक्शन में की थी उसी तरह हम अल्फा का एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, के पी इज इक्वल टू 4 अल्फा स्केयर पी ओवर 1 माइनस अल्फा स्केयर है। तो इसको इक्वेशन को पहले रीअरेंज करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, के पी माइनस के पी अल्फा स्केयर। इसको माइनस को तो लेके आने की जरूरत नहीं, इसको अगर लेके भी आएंगे तो ये माइनस है, लेकिन इक्वेशन में दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो फिर ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लेके आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, जस्ट के पी इज इक्वल टू अल्फा स्केयर की टर्म इक्वेशन की दूसरी साइड पे चल जाएंगी तो ये बन जाएगा के पी अल्फा स्केयर प्लस के 4 अल्फा स्केयर पी, और यहाँ से अल्फा स्केयर की वैल्यू जो है वो कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, के पी इज इक्वल टू अल्फा स्केयर इंटू के पी प्लस 4p, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने अल्फा स्केयर से हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, अल्फा स्केयर इज इक्वल टू के पी ओवर के पी प्लस 4p आता है। अब हमने इस अल्फा का स्केयर खत्म करना है तो अंडर रूट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्केयर खत्म हो जाएगा, दूसरी साइड पे अंडर रूट आ जाएगा। तो ये अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू के लिए हमें क्या है, के पी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और प्रेशर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के पी डिवाइडेड बाई के पी प्लस 4p, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम डेंसिटी मेजरमेंट। हमने यहाँ से कहाँ से निकाली है कि केपी का एक्सप्रेशन लिया है, ठीक है। जो एक्सप्रेशन आया उसी से हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली, या इससे पिछले वाला रिएक्शन भी था तो वहाँ भी हमने यही काम किया था कि जो इक्वेशन आ रही थी उससे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल ली थी। अब हम कह रहे हैं कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक इन्होंने दरम्यान में दे दिया है कि हम अल्फा को कैसे निकाल सकते हैं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे निकाल सकते हैं। ये जो पिछले दोनों एक्सपेरिमेंट दिए हैं ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। हमारे पास द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ सिस्टम और अ रिएक्शन विद द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। जैसा कि रिएक्शन कौन सा था हमारे पास, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कैन बी डिटरमिन इन टर्म ऑफ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सिस्टम बिफोर डिसोसिएशन, के बिफोर जो डिसोसिएशन है यानी रिएक्टेंट है अभी प्रोडक्ट नहीं बने, और एंड उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्मॉल डी है डेंसिटी एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक।
कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है उन रिएक्शन की जिनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे थे। अब इनकी हमने आपको 2 एग्जांपल दी थी, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रही है, तीसरी एग्जांपल हमने इसके बाद देखनी है, ठीक है। 2 एग्जांपल हमारे पास PCl5 की डिसोसिएशन थी और दूसरी हमारे पास कौन सी है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की डिसोसिएशन है। अगर हम इनकी डिसोसिएशन देख लें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टडी करनी है तो इसकी डेंसिटी देख लें। कैपिटल डी हम लिख रहे हैं कि बिफोर डिसोसिएशन इसकी डेंसिटी इतनी है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है तो उसकी डेंसिटी में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा, ठीक है। क्यों चेंज आएगा कि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रही है, तो उसकी डेंसिटी हमारे पास क्या आ रही है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेंसिटी ले लें और बिफोर डिसोसिएशन हम डेंसिटी ले लें। फॉर एग्जांपल PCl5 डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन के PCl5 मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो रहा है PCl3 के अंदर और क्लोरीन के अंदर। इफ वी स्टार्ट विद द 1 मोल ऑफ PCl5, ठीक है, इसका 1 मोल है एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, हमने ये पीछे निकाले हुए हैं कि हमारे पास क्या है कि इनिशियल 1 मोल है और ये हमारे पास अल्फा अल्फा मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये 1 माइनस अल्फा आ गया इसके लिए। और टोटल नंबर ऑफ निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर। आप रिएक्शन पीछे से देख भी सकते हैं कि यही वैल्यू आई हुई है। ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो एक प्लस और एक माइनस अल्फा आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये 1 प्लस अल्फा आ गया। ये टोटल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। Since the total volume depends upon the number of moles present in a system, कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। Hence density of system is inversely proportional to the total number of moles present in the system। हमारे पास डेंसिटी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। आपको पता है D इज इक्वल टू एम ओवर वी, कि डेंसिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी, नंबर ऑफ मोल्स का भी डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पे डेंसिटी निकाल सकते हैं और बिफोर डिसोसिएशन डेंसिटी निकाल सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ PCl4 बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है, डेंसिटी कैपिटल डी बिफोर डिसोसिएशन के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/1 कि टोटल इसके वॉल्यूम कितनी है, 1 है ना नंबर ऑफ मोल, और उसमें से एक्चुअल इसके कितने हैं बिफोर डिसोसिएशन, तो ये 1 ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ये हमारे पास क्या है 1/1 कर देंगे। लेकिन डेंसिटी ऑफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल। अब कितने हैं कि टोटल है 1 प्लस अल्फा है और इसको 1/1 प्लस अल्फा कर देंगे हम। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई कि बिफोर डिसोसिएशन जो है नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या थे, टोटल 1 ही थे, तो इसलिए इसको 1 बाय टोटल जो वैल्यू करें। अब इक्विलिब्रियम पे टोटल वैल्यू हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस अल्फा है, तो इसको हम 1/1 प्लस अल्फा कर देंगे। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी ओवर डी, ये कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, और ये इसके नीचे जब डिनोमिनेटर में आएगा तो 1 प्लस अल्फा जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो वो इक्वेशन में ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये फाइनल हमारे पास क्या बनेगा, डी स्मॉल कैपिटल ओवर स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब ये देखें अल्फा हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी। हमने यही कहा था कि हम क्या कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डेंसिटी से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। ये 1 इधर प्लस हो रहा है तो इक्वेशन में दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी माइनस 1। तो हम एलसीएम ले सकते हैं, स्मॉल डी नीचे आ जाएगा, डी कैपिटल माइनस डी स्मॉल। अब हम देख लेते हैं कि डी कैपिटल और डी स्मॉल और किस चीज से रिलेट कर रहे होते हैं, तो हम वहां से भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। Thus, the degree of dissociation can be determined in terms of density of system before and at the approach of the equilibrium state। के before हम density ले लें और equilibrium state पर density ले लें तो हम वहां से भी अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। Since the molecular mass is directly proportional to the vapor density, ठीक है। अब हमारे पास क्या है,
मैस जो होती है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जहाँ जहाँ डेंसिटी है उसकी जगह पे हम मैस को भी पुट कर सकते हैं, और इसी तरह हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में बी रिटन एज के, अब ये इक्वेशन है हमारे पास, इसी को देखिए, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एम। अब ये एम क्या है, ठीक है, m हमारे पास क्या है, एक्चुअल मोलर मॉलिक्यूलर मास माइनस ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअल जो हम कहाँ से निकालते हैं, अगर ये नीचे वाला आप न्यूमेरिकल देखें तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, उन्होंने वैल्यूज दी हुई है, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये इसकी हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतना उसका मॉलिक्यूलर मास है, उसकी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे, तो ये डेंसिटी आ गई, इसकी इतनी आ गई। और ऑब्जर्व डेंसिटी कितनी है, ये वैल्यू देखिए, ऑब्जर्व वैल्यू डेंसिटी और जो एक्चुअल डेंसिटी हमने कैलकुलेट किया है, यानी एक कैलकुलेटेड आती है और एक एक्सपेरिमेंटल आती है। तो यहाँ पे भी क्या एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कौन सी है, जो हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वैल्यू चेंज होती हैं, तो वो हमारे पास वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक क्या किया जा रहा है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास माइनस ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास करें तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाती है। तो यहाँ पे भी किया जा रहा है कि एक एग्जांपल दी जा रही है, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली जा सकती है अगर आपको वैल्यूज दी जाए और सारा कुछ। तो ये तो था हमारे पास कि हमने ये देख लिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम केपी की इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम क्या कर सकते हैं कि इससे भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी की टर्म में भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी से हम मॉलिक्यूलर मास की टर्म में भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, ठीक है, चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये सेकंड केस ही है, लेकिन उसकी थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट के कम है, रिएक्टेंट के ज्यादा है। पहले वाले केस में क्या था, रिएक्टेंट के कम होते थे, प्रोडक्ट के ज्यादा होते थे। अब क्या है, प्रोडक्ट के कम है और रिएक्टेंट के ज्यादा हैं। द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, तो इसमें हमारे पास क्या इफेक्ट हो सकता है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया प्रीसीडिंग विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, की यहाँ पे डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो रहे हैं, कैसे, इन डायरेक्शन हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है, 1 मोल है अगर इसका नाइट्रोजन गैस का, ये 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है, तो टोटल मोल कितने हो गए हमारे पास, 3 + 1 4 मोल हो गए, ठीक है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये क्या बना रहे हैं, अमोनिया, और इसके कितने मोल हैं, 2, यानी रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 4 हैं, और प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2। तो यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। Suppose that the reactant nitrogen and hydrogen are taken in the molar ratio of 1 and 3, ठीक है, इनकी मोलर रेशियो क्या है, 1 और 3 की रेशियो है, यानी ये 1 मोल है और ये हमारे पास क्या है, 3 मोल है, at the start of reaction and at the equilibrium the mole fraction of ammonia is x, कि ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या है, x है, कोई यानी कोई भी अमाउंट बन गई है, then the equilibrium the combined mole fraction of the reactant, अब कुछ ना कुछ x बना है, तो अब जैसे 1 - x करते हैं तो ये क्या होगा, अब इसको 1 - x नहीं करेंगे हम, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वल फ्रैक्शन नहीं है, ये इसके अंदर से 1 में से डिक्रीज हो रहा है, ये इसके अंदर से 3 में से डिक्रीज आ रहा है, तो दोनों के अंदर से फ्रैक्शन डिफरेंट है, दोनों की रेशियो डिफरेंट है, तो दोनों के लिहाज से अमाउंट भी उसी लिहाज से डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। देन एट इक्विलिब्रियम द कंबाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 - x, टोटल अगर हमारे पास 1 है तो उसमें 1 - x होगी, लेकिन हमें पता है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ 1:3, कि ये इसके 1 मोल है, इसके 3 मोल है, तो इसको होना भी क्या चाहिए कि ये 1 में से डिक्रीज होना चाहिए, ये 3 में से डिक्रीज होना चाहिए। देयर इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन विल आल्सो बी इन द रेशियो ऑफ 1:3 होनी चाहिए, ठीक है। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड इक्विलिब्रियम ऑल, कि इसकी मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, टोटल मोल कितने हैं हमारे पास, 4, अब इसमें 4 में से नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1, ठीक है, और हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 3/4 है, तो इसलिए हम इनकी जो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो कैसे निकलेगी कि नाइट्रोजन के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4 × 1 - x,
और हाइड्रोजन के लिए क्या आना चाहिए, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स आना चाहिए। ठीक है। फिर हम क्या करें, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, यही वैल्यू, ये वाली प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितना आ गया कि 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स, ये इसकी मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर पी आ गया। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू पी आ गया। और साथ साथ अमोनिया कितना है, वो एक्स पी बन गया, एक्स उसकी अमोनिया की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय पी। हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे कि यहाँ पे प्रेशर ऑफ क्या आ रहा है, अमोनिया उसका स्केयर, और ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का पावर 1 थी तो इसे 1 आया, और हाइड्रोजन की पावर 3 थी तो 3 आ गया। ठीक है, हमने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर पी स्केयर। ठीक है, और ये क्या होगा, 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू पी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है उसका क्यूब आएगा, यानी 3/4 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू पी, और इस होल टर्म का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इतनी वैल्यू, ये वैल्यू बन जाती है। अगर मैं आपको ये बता दूं कैसे बनी ये वैल्यू ओके, अब ये देखें पी को अगर देखें, यहाँ ऊपर क्या है, पी स्केयर में है, और यहाँ क्या है, पी की पावर 3, और ये एक पी की पावर 4 है, तो ये पी की पावर 2, और ये नीचे से 4 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास पी की पावर 2 रह जाएगी। ठीक है, अब ऊपर क्या रह गया, एक्स स्केयर आ गया, एक्स स्केयर आ गया। अब क्या है ये 3/4 है, और इसकी पावर हमारे पास 3 है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या बन गया, 27। ठीक है, 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, और इस 27 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 27 आ गया। अब नीचे हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये आई थिंक 64 बन गया, और 64 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये 256 बन जाता है। अब वो क्या था, ये 4 वाली टर्म जो है डिनोमिनेटर में थी, तो वो क्या हो गया, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो वो इक्वेशन में ऊपर चली जाएगी। और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे इसकी 3 पावर है, और प्लस ए वाली हमारे पास 1 माइनस एक्स, इसकी पावर क्या आ गई, 4 बन गई। तो ये टर्म हमारे पास इस तरह ये सारी वैल्यू बन जाती है। अब हमारे पास क्या है, के पी इज इक्वल टू 256 इंटू एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 27 1 माइनस एक्स 4 एंड पी स्केयर, यानी प्रेशर का और के पी का इनवर्स रिलेशनशिप है हमारे पास। हम देख लेते हैं ये क्या बन जाता है। सिंस के पी इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, के पी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, देयरफॉर एन इंक्रीज इन टोटल प्रेशर will result in increase in x। हम क्या कह रहे हैं कि प्रेशर की वैल्यू अगर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर रहे हैं, तो केपी की वैल्यू कम होगी। केपी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन की साइड पे जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि इसको प्रोडक्ट ज़्यादा बननी चाहिए हमारे पास। देयरफॉर इंक्रीज इन टोटल प्रेशर P will result in increase of X, the mole fraction of ammonia at the equilibrium. Thus, an increase on pressure favor the formation of ammonia. ठीक है, कि जितना प्रेशर हम इंक्रीज करें उतनी ज़्यादा हमारे पास अमोनिया की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इन अदर वर्ड्स, डिक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे केपी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑलरेडी ज़्यादा, तो प्रोडक्ट जो है डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बनाना शुरू कर देगी। दिस इज द रीजन वाई हाई प्रेशर इज यूज इन द सिंथेटिक मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया की जो सिंथेसिस है उसमें हाई प्रेशर यूज किया जाता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस हो। एक्चुअली हमारे पास होता क्या है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं उसमें टेम्परेचर को भी चेक किया जाता है कि वो टेम्परेचर जिसमें मैक्सिमम हमें यील्ड मिल रही है या मैक्सिमम हमें प्रोडक्ट मिले। इसी तरह वो प्रेशर भी चेक किया जाता है जिसपे हमें मैक्सिमम
यील्ड मिल रही होती है या मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल रही होती है। तो अमोनिया आपको पता है फर्टिलाइजर में यूज़ होते हैं, बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे भी ऑप्टिमम प्रेशर यूज़ किया जाता है या ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। ये ऑप्टिमम प्रेशर या टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे इसकी मैक्सिमम जो है हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, हमें तो यही चाहिए होता है ना कि कम टाइम यूज़ करें। इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, कम टाइम यूज़ करते हैं और उसके अंदर साथ साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो वो ऐसी कंडीशन लगाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की कि जहाँ पे मैक्सिमम यील्ड आ सके हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो सकती है कि हम क्या करें, प्रेशर इंक्रीज कर दें सिस्टम का टोटल प्रेशर। तो हमारे पास अमोनिया की अमाउंट जो है वो ज़्यादा बन सकती है। तो यही इंडस्ट्री के अंदर होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि हाई प्रेशर यूज़ करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। तो ये तो थे हमारे पास सेकंड केस कि हमारे पास जब रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारे पास जो है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल लेते हैं।